प्रणाम सर। खुश रहो। सांप को क्या की? प्रणाम सर। सांप को सर मुंह पकड़ के सब ले गया, नदी में डाल प्रणाम दिया है, सर। वो तो जंगल में ये छोड़ दिया होगा। सांप को दे देना चाहिए था वन विभाग को ना वहाँ। हाँ हाँ, वो लेके जाता है लोग। तो दे दी कि नहीं? उतना मोटा सांप था वो। अजगर है सर, वो अजगर। है। अजगर था, अजगर। सांप का विष वाला कौन हीरो है जो बड़ा नामी हो गया था? सांप का विष बेचता था कि क्या करता था? हाँ, एलविस यादव। हाँ, हम सोचे कि ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के तुम लोग विष उस निकालो उसको। कौन आदमी बोरा में बांध रहा था? वो एक पीछे का लड़का था, नेपाली था, वो सब पकड़ लेता है, और आया था वन विभाग वाला भी ले जाने के लिए। आ गया था। हाँ हाँ, आ जाता है लोग। मेरे घर में भी निकला था करैत था वो, ब्लैक कलर का, तो वो भी लेके चला गया। तो ले जाके उस जू में रख देता है क्या? जू में नहीं, जंगल है आती है तो जंगल में छोड़ देता है फिर ले जाके। अच्छा। टाइगर रिजर्व तो वही ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो सब कुछ है ना उसमें, बाघ शेर भालू सब है। सर इसीलिए तो बोल रहे थे चलिए घूम के आइए। चलेंगे भाई, तुम लोग साथे वहाँ किडनैप कर लेता है, अपने नेपाल पहुंचा देता है। हैं? बिना सर पर वैसा नेपाल में क्या, वैसा नेपाल में क्या किडनैप होइएगा जहाँ बीजे नहीं लगता है। तुम लोग साथे रहोगे तब चलेंगे ग्रुप बना के। हाँ बेतिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं कर। बेतिया ऐसे कितना दूर है? बेतिया से 2.5 घंटा, हाँ, अपने गाड़ी से 2 घंटा। ठीक है। जाएंगे तो कांटेक्ट तुमसे करेंगे जरूर, एक बार जाके देखना है। बेतिया तक तो हाँ। गए हुए हैं, उससे आगे नहीं गए हैं। अच्छा। सर दुर्गा पूजा की छुट्टी में आई है। हैं? दुर्गा पूजा की छुट्टी में।
हम लोग पिछले क्लास में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पढ़ रहे थे। साख नियंत्रण की विधि। OMR या सर OMO खुले बाजार की नीति?
अजीत, यस सर। CRR कितना परसेंटेज है? इतना करंट अभी याद नहीं सर, देखना पड़े, देख के बताते। गूगल में देख के बताओ CRR और SLR का परसेंटेज। SLR सर 18% है शायद। SLR 18%। जी सर SLR 18% है। CRR बता रहे हैं। CRR गूगल में देख के पूछो ना भाई, इतना टाइम लगाते। 4.50। 4.50 है सर CRR। जी सर सही बोल रहे हैं दी, 4.5% है। 4.5। 5%।
4.5। जी। भारत में जो बैंक है इसका ऐसा प्रोविजन किए हुआ है सरकारी बैंक या वाणिज्य बैंक जिसका कि पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। पूरा का पूरा पैसा नहीं लुटा सकता है वो, और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। तो सीआरआर जो है 4.5% आपके डिपॉजिट का कुल जमा का कुल डिपॉजिट्स, जो पूरा डिपॉजिट है उस डिपॉजिट्स का 4.5% आपको आरबीआई के खाता में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। इसी को कहा जाएगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होगा? कैश रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो। प्रियंका भारती तुम बोलो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब संवैधानिक है, वैधानिक है, वैधानिक रखना ही है, वैधानिक नहीं तरलता रखने अनुपात। से। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होगा? वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। तरलता अनुपात। लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक जी। वैधानिक तरलता अनुपात। ये हो गया एसएलआर। और सीआरआर का हिंदी क्या होगा? नगद आरक्षण अनुपात। नगद नगद आरक्षित नगद आरक्षित अनुपात। आरक्षण के आरक्षित आरक्षित होगा सर, आरक्षित थोड़ी आरक्षित होगा। होगा सर। हम्म। आरक्षित अनुपात। अब अगर आपको मंदी काल छाया हुआ है तो सीआरआर को बढ़ाया जाएगा कि घटाया जाएगा? घटाया जाएगा सर। घटाया जाएगा। हटाया जाए। एसएलआर को बढ़ाया जाएगा कि घटाया जाएगा? एसएलआर को भी घटाया जाएगा। घटाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड आम जनता, व्यापारी, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर के पास जा सके। अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो बाजार में पैसा बहुत दौड़ रहा है, बाजार में पैसा बहुत है, तो उसको आगे नहीं बढ़े इसके लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है, एसएलआर को बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इकोनॉमी नॉर्मल चल रहा है तो सीआरआर एसएलआर को डिस्टर्ब नहीं करता है। अब देखिएगा एसएलआर बहुत जमाने से 18% के आसपास ही है, और सीआरआर भी जो है। तो आरक्षित अनुपात जो है इसलिए रखा जाता है कि केंद्रीय बैंक के पास ये एक तरह का कुंजी है, जिस कुंजी से वो कैश को तालाबंद कर दे सकता है। बैठे बैठे वाणिज्य बैंक जो है, सैकड़ों वाणिज्य बैंक का शाखा खुला हुआ है, उसका कर्ज बांटने का अनुपात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बहुत तेज है तो उसको घटाने का उपाय करेगा, अगर मंदी छाया हुआ है तो बढ़ाने का। 1 लाख रुपया
का फिक्स डिपॉजिट जाके बैंक में रखिएगा तो उस पर आपको कर्ज दे देगा ओवरड्राफ्ट। 1 लाख पर ओवरड्राफ्ट पहले देता था 60,000, अभी 1 लाख पर आपको देगा 98,000। कितना रखेगा अपने पास? 2,000। बैंक कितना होल्ड किया करेगा आपका रुपया? 2,000 सर। 2,000। अब बाकी 98,000 बाजार में फिर डाल दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि CRR और SLR के द्वारा वाणिज्य बैंकों के साख के प्रवाह को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में दो ही बात रहती है, या तो इन्फ्लेशन रहेगा नहीं तो डिफ्लेशन रहेगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने का एक ही उपाय है, RBI ऊपर से टाइट करेगा। आप देखिएगा मीटिंग रखता है, कौन सा कमेटी है उसका? मौद्रिक नीति कमेटी, है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है MPC का मीटिंग कितने कितने महीने पर होता है? प्रत्येक 2 माह पे सर। हर 2 माह पर मीटिंग होता है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी अर्थव्यवस्था में क्या बहुत ज्यादा मुद्रा की मांग हो रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छे काम में नहीं हो करके बाजार में स्टॉक खरीद खरीद के जमा करके जमाखोरी में क्या करेगा? बैंक से कर्जा लेगा और उससे आपको आलू प्याज डालडा जो भी हो उसको खरीद के होल्ड कर देगा, बाजार में आने नहीं देगा। दाम जब बढ़ेगा तब बाजार में आने देगा। तो उस तरह के व्यापारी को ऋण ज्यादा नहीं मिले, इस पर ध्यान रखता है। और तब वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन करने का काम में, अगर साख सृजन में वृद्धि करना है तो SLR CRR को थोड़ा कम कीजिए, और साख सृजन को अगर आपको कमी करना है, संकुचन करना है, प्रसार करना है, संकुचन करना है। प्रसार करने का जरूरत कब पड़ता है? जब देश में मंदी हो, डिफ्लेशन हो, मुद्रा अस्फीति हो। और मुद्रास्फीति जब होगा तो उस समय में आपको संकुचन करने की जरूरत है। सरकार जो है पीड़ित रहती है, तो RBI से मीटिंग में कहती है कि भाई आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो CRR होगा। CRR में थोड़ा हम परिवर्तन कर देते हैं। इसी को बोला जाता है इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। जो लड़का इसको बनाएगा उसका मार्क्स अधिक रहता है। जो इसका अर्थ हुआ कि वो ओरिजिनल किताब पढ़ा है, और नहीं तो जो गेस्ट पेपर टाइप का बाजार में मिल रहा है उसमें कहीं सबका कोई जिक्र नहीं। तो इसलिए ओरिजिनल किताब से कोई चीज को अगर आप पढ़ते हैं, शेयर्स की किताब है कॉमर्शियल बैंक, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, शेयर्स का, और डीकॉक का किताब है सेंट्रल बैंक की किताब लिखने वाले का नाम क्या? डीकॉक। और वाणिज्य बैंक का नाम क्या है? शेयर्स। तो नाम भी जानिएगा तो बोलिएगा कि कॉलेज लाइफ में इसको पढ़े थे लाइब्रेरी में, ये नहीं बोलिएगा घर में रखे हुए हैं। सब जानता है किताब जो है वो खरीदने का कैपेसिटी लड़के में कम रहता है, इसलिए लाइब्रेरी को रिच रखा जाता है, रिच लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का रिच होना लड़के की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन, कौन मॉडल लगेगा इसमें? इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI।
इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब हुआ मिस्र का पिरामिड, आप देखे होइएगा, टोटी ऊपर रहता है, बेस चौड़ा रहता है। उसको उलट दीजिए तो ऊपर में चौड़ा हो जाएगा, नीचे एकदम पतला हो जाएगा। तो सबसे नीचे जो रहेगा वो CRR होगा, उसके ऊपर वाला होगा SLR होगा, और उसके ऊपर फिर मनी है, उसको बांटेगा। बांटने में भी होगा कि फार्मर्स को बांटना पहले है, निर्यातक को बांटना है, स्टूडेंट को बांटना है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले को बांटना है, और सबसे बचेगा तब फिर जनरल को बांटना है। ये सीढ़ी बनाया हुआ है ताकि बैंक का पैसा जो है सामाजिक कल्याण में लगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड जो है, जो जमा किए हुआ है, वो इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी माने समता, जस्टिस माने न्याय। तो फंड जमा है और उसको आप बांट रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है क्यों इतना फेमस हो गई? क्योंकि पहला क्वेश्चन पूछी कि बैंक जितना भी है वाणिज्य बैंक, वो किसान को, गरीब को कितना देती है और इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना देती है। तो पता चला कि 98% जो है इंडस्ट्रियलिस्ट खुद लोन ले लेता है और अपना विभिन्न फैक्ट्री को चला रहा है, और 2% मात्र जो है वो किसान को मिलता है। वो भी वह किसान जो कि बहुत ही रिच होगा, जिसके पास कैपेसिटी हो, जो बैंक तक पहुंचे। बहुत आदमी बैंक के भीतर शीशा का दरवाजा खोल के अंदर जाने का हिम्मत नहीं रखता था। आज क्या है, कोई भी आदमी बैंक में घुस जाएगा भीतर, कोई भीतर में डर नहीं कि भीतर जाएंगे। पहले लगता था बैंक मतलब कि बड़े आदमी का चीज है। बैंक क्या है? बड़े आदमी का चीज है। तो गरीब आदमी, गरीब है, फार्मर है, किसान है, ये है। इंदिरा गांधी क्या की? नेशनलाइजेशन कर दी। नेशनलाइजेशन कर दी और उसमें कानून बना दी कि जो ऋण बांट रहे हैं उसमें रिक्शा वाले को कितना दिए, मोची को कितना दिए, शेड्यूल कास्ट को कितना दिए, निर्यात वाले को कितना दिए, कृषक वाले को कितना दिए, ये सब का परसेंटेज जो फिक्स की, और कही कि पैसा पहले दीजिए किसान को। किसान का ऋण देने का टाइम रखा गया, जिस समय बाव होता है, सीड सोइंग, बीज लगाने का समय जो होता है बड़ा ही क्रिटिकल होता है। उस समय पैसा नहीं अगर रहेगा, बीज टाइम पर नहीं लगाइएगा तो आगे का खेल खत्म है। उस समय तुरंत लोन जो है देने के लिए इस कार्य को किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2 पॉइंट जो हम लोग का था छूटा हुआ था, इसलिए इसको आपको बताए, इसको उसके पीछे लगा सकते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग का है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि जो RBI करती है। आशुतोष, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिए। तुम इंटरव्यू में लेट पहुंचोगे, जो गड़बड़ हो गया तो पत्थर के मस्जिद में भीड़ लगा हुआ था, यही सब कहोगे क्या? खींच लिए? यस सर। चयनात्मक साख अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव। चयनात्मक और गुणात्मक एक ही है सर? हाँ, गुणात्मक कोई होते हैं। चयनात्मक, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव अंग्रेजी में होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल,
देखिए तो वो सेलेक्टिव का हिंदी क्या क्वालिटेटिव। है, देखो ना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। सिलेक्टिव ऑब्लिक क्वालिटेटिव लिख है सकते हैं सर। सेलेक्ट, सिलेक्टिव ऑब्लिक क्वालिटेटिव लिख सकते हैं सर। ठीक है वही लिख सकते हो। सेलेक्टिव के कंट्रोल, क्योंकि उधर क्वांटिटी रहता है ना, तो यहाँ क्वालिटी हो गया। यस सर, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल चयनात्मक साक्ष्य विधि हो गया। क्वालिटेटिव का हिंदी क्या होगा? गुणात्मक सर, गुणात्मक भाग नियंत्रण। गुणात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण बीपीएससी का ये क्वेश्चन आउट रहता है, जान लीजिए। सेंट्रल बैंक चाहेगा ही। इंटरव्यू में इस जो भी बात बताते हैं इसमें इंटरव्यू में भी आपको पूछेगा। अब चेहरा वरा तो आशुतोष का स्मार्ट सा हो रहा है, कुछ हजाम उजाम क्या जा रहे हो क्या? पार्लर की क्या होता है उसमें? उसमें जो है ब्यूटी वो पार्लर। मशीन लगा के मुंह पर इसी से चलाता है। सोचिए मेंस क्या पार्लर में जा रहे हैं सर, है। मेंस पार्लर में जा रहे होंगे। हाँ वो इसी, वो लगाएगा तो चेहरा चमकने लगेगा। अब हम चले गए तो हमारे मुंह पैसे लगा, हम के पागल हो, सब दांत उत मेरा भीतर का टूट जाएगा। गोल मशीन है जो ऐसे से घुमाता है। तो हमको बोला कि आपका बेटा जो आता है उसका तो घुमाते हैं, हमके को बेटा है, हम बाप है। एसीएल करवाए सर, एसीएल। हाँ वही, एसीएल करवाए। वो तरह तरह का चीज लगा के 200 300 400 रेट बना देगा। लेकिन वो सब तीन रेट सौ तो रुपये नहीं लेगा। लगाने का, इसमें तो मशीन है। मुंह पर इसे चलाएगा, इधर चलाएगा, माथा पर चलाएगा, ये करेगा। हम इससे क्या फायदा है? तो सर जितना भी ये स्किन में ये है गंदगी वो सब निकल जाएगा। हम कहीं बाहर निकलते नहीं, गंदगी कौन चीज का होगा। और उसका पूरा उस दिन आए तो सब दांत जो है दर्द ऐसा हो गया, क्योंकि दांत तो मामूली वो ब्रश आदमी करता है, वो लोहा घुमा रहा है। तो अब उसको जाते ही पहले बोलते लोहा हुआ कुछ नहीं, जो काम है वो उधर कीजिए। तो सिलेक्टिव कंट्रोल जो है ये आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इंटरव्यू का तो एकदम आप देखिएगा, आरबीआई पर हम कुछ नया अपलोड किए हैं। जैसे आरबीआई में का जो आ, ये है ना शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, तो अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि कॉमर्शियल बैंक जो है नेशनलाइज्ड है ना, तो कैसे पता चलेगा कि आप नेशनलाइज्ड बैंक है आपका? तो नेशनलाइज्ड बैंक अनुसूचित अगर दो। आपका है तो वो निश्चित रूप से
सेकेंड शेड्यूल में रहता है। यस सर। सेकेंड शेड्यूल में अगर रहेगा तो वो बैंक जो है आपको राष्ट्रीयकृत बैंक है और वो सब नियम को संतुष्ट कर रहा है। अगर उसमें उस बैंक का नाम अगर सेकेंड शेड्यूल में नहीं है तो उस बैंक का नाम हो जाएगा नॉन शेड्यूल बैंक। ये जो है इलाहाबाद बैंक या जो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जितना भी बैंक का नाम, प्रियंका कुमारी सुन रही हो बात को, जितना जी सर। तरह का बैंक का नाम तुम बोलोगी अभी, उस सब बैंक का नाम आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है उसका नाम। तो जिस बैंक का नाम आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है उस बैंक को क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। क्या कहा जाता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर नाम है ये नहीं है, नाम है ये नहीं है तो समझ जाइए वो है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब उसमें जाके धड़ाक से अपना गहना डिपॉजिट नहीं कर दिए कि लोन लेना है, सर गहने नहीं है। वो लेके भाग जाएगा, कल को बोर्ड उतार देगा। तो उसी बैंक को विश्वास कीजिए जिसका नाम आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो हमारे दिमाग में आया कि लड़का को सेकेंड शेड्यूल बता रहे हैं तो इसके पहले जरूर फर्स्ट शेड्यूल होगा, इसके बाद थर्ड शेड्यूल होगा, फोर्थ शेड्यूल होगा, फिफ्थ शेड्यूल होगा। तो उस रात जग करके अपलोड कर दिए फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन सा कमर्शियल बैंक जो है वो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेड्यूल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 को उसका शेड्यूल है। अब आपको हम इसके आगे नहीं बताएं क्योंकि हम सारा अपलोड कर दिए हैं, हिंदी में है या इंग्लिश में है, उसको पढ़ के देख लीजिए और उस पर फिर एक दिन हम लोग बहस करेंगे। सेकेंड शेड्यूल ही हम लोग के काम का है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो सब का क्या फंक्शन है देख लीजिए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत उसमें से खत्म भी हो गया हुआ है। बर्मा का समय, बर्मा भी हम लोग से साथ जुड़ा हुआ था, उस शेड्यूल के अंतर में था। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अधिकांश लोगों को इसका पूरा ज्ञान नहीं है। अचानक हमें दिमाग में आया कि पढ़ाते हैं कि सेकेंड शेड्यूल में है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या था, थर्ड शेड्यूल क्या था, फोर्थ शेड्यूल क्या था, फिफ्थ शेड्यूल क्या, कितना शेड्यूल है इसमें आरबीआई में। और उसको अपलोड करते में जब बैठे 9-10 बजे आप लोग को छोड़ते हैं, उसके बाद बैठे और घड़ी देखे तो सुबह का 5:30 बज गया था। ये वो कोई लड़का जो है हमको लिखा कि सर आप अभी तक जगे हुए हैं। हमको इसको कैसे मालूम हो गया जो अपलोड किए, तो फट से एक लाइन आया कि सर अभी तक आप जगे हुए हैं। तो उसको जरूर आप देखिए। आशुतोष आपको कह रहे हैं अभी जो इंटरव्यू का है समय, इसलिए बहुत ऐसा चीज हम डाल रहे हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड शेड्यूल का मतलब हो गया कि सेकेंड शेड्यूल में जिस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब देखिए यहाँ 2 प्रियंका बैठी हुई है, एक है भारती या एक है कुमारी। तो कुमारी और भारती से हमको पता चल जाएगा, फोटो नहीं भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा कौन बैठा हुआ है। उसी तरह से शेड्यूल 5 को है, लेकिन वाणिज्य बैंक कौन सा शेड्यूल वाणिज्य बैंक है वो सेकेंड शेड्यूल में वो लिस्ट में देखना होगा कि सेकेंड शेड्यूल के लिस्ट वो है कि नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो उसका दूसरा फंक्शन है, थर्ड शेड्यूल का दूसरा फंक्शन है, फोर्थ शेड्यूल का दूसरा, फिफ्थ शेड्यूल, उसमें कई शेड्यूल जो है अब महत्वहीन हो गया है, मैंने कैंसिल हो गया है, वो डेड हो गया है, लेकिन है शेड्यूल उसमें है आरबीआई में लिखा हुआ। तो कहीं भी पूछेगा इंटरव्यू में कि कितना शेड्यूल है तो क्या बतलाओगे आशुतोष? सर 5 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। और तब जो वो हम लिखे हुए हैं उसमें से उतार लो कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन आइटम होता है। सेकंड में तो बता ही दिए कि कमर्शियल बैंक का नाम है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है।
और कब ये सब खत्म हो गया, कौन ईस्वी में इसको खत्म कर दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए आपको, इसको ध्यान में रखना है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इस तरीके को इस तरीके को केन्स ने, कौन, JM केन्स ने अपनी पुस्तक ट्रीटाइज ऑन मनी, प्रियंका कुमारी, गूगल से पूछो कि कौन ईस्वी में किताब छपा था, ट्रीटाइज ऑफ मनी। USA नाइनटीन थर्टी सर। इसमें करेक्शन है। रिजर्व अनुपात, जो CRR बताए ना, रिजर्व अनुपात को JM केन्स ने पुस्तक ट्रीटाइज मनी में लिखा है। जो परिमाणात्मक है, जो परिमाणात्मक अस्त्र माना जाता है। USA में
इसका सर्वप्रथम यूएसए में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। रिजर्व अनुपात दुगुन बताते, वो का नाम क्या था? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। यस सर। SLR। तो नकद नकद होगा कि नगद होगा? रिजर्व अनुपात में दोनों आ गया सर, CRR और SLR दोनों आ गया। दोनों आ गया ना? यस सर। ठीक। CRR और SLR को जेम केन्स ने अपनी पुस्तक ट्रीटाइज ऑन मनी 1930 में लिखा है। जो परिमाणात्मक है, चयनात्मक नहीं, नॉलेज के लिए याद डाले हैं, परिमाणात्मक अर्थ माना जाता है। यूएसए में इसका सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया था तथा इसे मौद्रिक तरीके का इसे मौद्रिक तरीके के रूप में अपनाया गया था। गुणात्मक और ये जो ऊपर का जो बात लिखे, तो ये पूरे देश में सब पर लागू होगा। और गुणात्मक साख नियंत्रण क्या है के लिए आया? तो मान लीजिए कि आलू का उत्पादन घट रहा है, तो आलू को उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्जा देगा, ब्याज घटाएगा, तो ये हो गया चयनात्मक। और भांग वाला कहेगा हमको भी दीजिएगा कम दाम पर, तो भांग का तो उत्पादन करना लीगल नहीं है। भांग लीगल है कि इलीगल है जी अजीत कुमार? भांग इलीगल है सर। तो भांग वाला आएगा बैंक में, काहे नहीं दीजिएगा? अरे काहे नहीं दीजिएगा, नियम है चयनात्मक। तो अगर मान लीजिए टमाटर का उत्पादन घट रहा है, तो टमाटर के उत्पादन के लिए अगर आप कर्जा लीजिएगा तो आपको ब्याज कम कर देंगे, तो ये हो गया चयनात्मक। अब 100% आरक्षण का है, और घुमा फिरा के 100% आरक्षण कर दीजिए, तो उससे तो बेहतर है ऐसे ही सबको नौकरी का सर्टिफिकेट भेज दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए। 100% रिजर्व हो जाएगा तो चुन तो आप पाइएगा नहीं। रिजर्वेशन में भी लड़का कोई अच्छा होता है, कोई थोड़ा दब होता है, तो मार्क्स में छट सकता है। इसलिए कहता है कि परिमाणात्मक असर जो है वो एक बार पूरे देश में सबके ऊपर लागू हो जाए। और
गुणात्मक साख विधि क्या है? चुन करके जहां जरूरत होगा उसको लोन देंगे। चुन करके जिसमें हमको लगेगा कि लोन देने से आलू का उत्पादन बढ़ जाएगा, लोन देने से मड़ुआ का उत्पादन। आगे क्या है, मड़ुआ को कौन गिरन मान रहा है? मिलेट। मिलेट। मिलेट सर जी। क्या नाम कहता है? मिलेट मिलेट। जी। उसमें क्या क्या रहता है? वो रागी है, ज्वार है, बाजरा है, जौ, सब मिला के मिलेट बोल रहा है। मिलेट कोदू है, सामा है। क्या देखो तो अजीत, जैसा मिलेट, मिलेट वर्ड का क्या कोई मतलब है? पौष्टिक मिलेट आहार होता है वो सर। मिलेट मोटे अनाज को बोलते हैं सर। ज्वार ज्वार बाजरा मोटा मक्का। अनाज जो भी होता है ना, नहीं तो पौष्टिक उसको आहार, मिलेट क्यों कहते हैं? उसको बांटा गया है सर श्रेणी में कि मतलब अभी जो थी मतलब स्वास्थ्य के लिए कैसा अनाज चाहिए, तो उसका नाम है बढ़िया, मतलब पौष्टिक आहार को मिलेट्स फूड्स कहते श्री अन्न योजना करके भी आया था, तो उसको श्री अन्न हैं। बोला गया सर। मिलेट मिलेट जनरली इंग्लिश टर्म हो गया इसका, मोटे अनाज का मिलेट। हम जैसे कहते CRR बोला, तो CRR का फुल फॉर्म क्या होगा? संगठन होता है। मिलेट का फुल फॉर्म नहीं है सर कुछ ऐसा। यही तो पूछने के लिए कह रहे हैं, गूगल में पूछो ना। इजिट मिलेट का फुल फॉर्म क्या है? कोई कॉम्बिनेशन है ज्वार बाजरा मकई सब, कि ऐसे डाला गया है? वो पूछ रहा है। गुणात्मक साख विधि। नहीं सर, मिलेट का, मिलेट इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी होता है छोटा अनाज। मोटा छोटा अनाज। अनाज होता है, हाँ छोटा अनाज, छोटे अनाज, है। छोटा अनाज होता है मिलेट छोटा का अनाज। हिंदी। यस सर। छोटा अनाज क्या हो? छोटा अनाज बड़ा अनाज। मोटे अनाज को कहते हैं मिलेट्स, जैसे ज्वार बाजरा रुकिए रुकिए। सर मड़ुआ, एक मड़ुआ का मोटे अनाज अनाज को। को मोटे अनाज को सम्मिलित रूप से हाँ मिलेट वही कहा वही जाता वही। है। सम्मिलित रूप से मोटा अनाज अब उसी पूछो ना को। कि मिलेट क्यों कहा जाता है, ये ना पूछो गूगल से। वही तो बोल रहे हैं सर, ज्वार बाजरा है ना। अरे वो तो समझ और रहे हैं ज्वार बाजरा है। उससे मिलेट्स। पूछो, AI से पूछो ना, गूगल से पूछो कि यस मिलेट सर। क्यों बोला एक, जाता है, क्यों नहीं उसको। यस सर। सर चैट जीपीटी में लिख रहा है कि मोटा अनाज को मिलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शब्द अंग्रेजी से आया है। मिलेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मिलियम से हुई है। लैटिन शब्द। मिलियम से हुई है जिसका अर्थ होता है छोटा अनाज। हाँ देखिए, अभी आशुतोष इस बार मिलेट, निकाल लेगा, हो जाएगा फाइनेंस अफसर। हमारा पूछने मिलेट। का यही प्रश्न था कि मिलेट शब्द की यस सर, उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन शब्द मिलिया से हुई। मिलियम से हुई है। बोलो जोर से बोलो, यस सब सर। आदमी लिख लेगा। यस सर। मोटे मोटा अनाज को मिलेट धीरे इसलिए धीरे कहा बोलो ना, जाता है। धीरे धीरे बोलो तब ना यस लिखेगी। सर। प्रियंका लिखो यस इसको। सर। लैटिन मोटा शब्द अनाज, मिलिया। फिर तुम अपना भी देख सकती मिलियम। हो। यस सर, मिलियम, MILIU है, मिलियम। मिलियम। लैटिन वर्ड मिलियम मिलियम से है, हुई जो है। कि उसका अर्थ हाँ, होता है मोटा जिसका अनाज। अर्थ होता है, तो नहीं, उसी को छोटा अनाज। है छोटा अनाज। छोटा अनाज। हाँ। मिलेट्स, मिलेट्स छोटे आकार के अनाज होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे ज्वार बाजरा रागी मरुआ कोदो कंगनी आदि शामिल होते हैं। मोटे अनाज जिसमें मिलेट शामिल होते हैं पोषण से भरपूर भरपूर होते हैं और विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इन्हें मिलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटे कठोर और सूखे मौसम में भी उगने वाले अनाज हैं जिसमें फाइबर प्रोटीन विटामिन खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही है सर, तुम चैट जीपीटी आशुतोष बता रहा मड़ुआ है। खाए हुए हो कि नहीं? यस सर, खाए हैं। मड़ुआ की, ज्यादा। मड़ुआ का रोटी पोठिया मछली मिला के लोग खाता था। कोई पर्व होता था उस पर्व में देखते थे। यस जितिया सर, जितिया तीज में हो, जितिया बाजार से जितिया जाके हम लोग जितिया। खरीद के लाते थे। आजकल यस होता सर, है कि नहीं होता पता नहीं। गुणात्मक जितिया साख में विधि। खाया जाता है सर।
गुणात्मक साख विधि एक ऐसी एक ऐसी साख गुणात्मक साख विधि एक ऐसी विधि है जो किसी एक फसल उत्पादक जैसे बिहार में गन्ना उत्पादन, गन्ना उत्पादक को कम ब्याज पर बैंक साख ऋण प्रदान करती है। मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, मिलेट, मिलेट बोलता है। जिसे सबको कंबाइंड में मिलेट बोला जाता है। हाँ, मिलेट अनाज के उत्पादक को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को निर्देश दिया द्वारा बैंकों को निर्देश दिया जाता है। ये पढ़ो तो अजीत, गुणात्मक साख विधि पढ़ो तो। गुणात्मक साख विधि एक ऐसी विधि है जो किसी एक फसल उत्पादक जैसे बिहार में गन्ना उत्पादक को कम ब्याज पर बैंक साख ऋण प्रदान करती है। मरुआ, ज्वार, बाजरा, मिलेट अनाज के उत्पादक को कम ब्याज ऋण देने के लिए आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को निर्देश दिया जाता है। सर, कम ब्याज दर पर कम ब्याज दर पर
ऋण देने के लिए। देने के लिए आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को निर्देश दिया जाता है। सर ये खाली कृषि कार्य के लिए दिया जाता है और किसी कार्य के लिए नहीं दिया जाएगा? और उदाहरण तुमको दिए हैं, कृषि वाले को देगा तो गन्ना जो है वो बेचेगा तो चीनी मिल वाले को फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि गन्ना मिलेगा? मिल बना के बैठा हुआ गन्ने नहीं मिलेगा तो गन्ना कहाँ से लाएगा? पाकिस्तान से। वो नहीं बोले सर, डायरेक्ट अगर खाली कृषि कार्य के लिए सर और किसी चीज का प्रोडक्शन अभी तो तुमको एक बात बताए जो सबसे महत्वपूर्ण है फार्मर का। कंगना को एक झापड़ क्यों मारी थी वो सिपाही? कि ऐसे सुनी थी कि नहीं? सुने थे। वो बोल दी कि किसान आंदोलन में जो बैठा हुआ है वो 100 रुपया पैसा लेकर के बैठ रहा है। अब उसमें उस पुलिस है में जो औरत है या लड़की है उसकी माँ भी बैठी हुई थी। उसका क्रोध उसको था। हम जो बता रहे हैं पहला अभी बताए हैं किसान के ऊपर जो सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद हो जाएगा बेरोजगारों को रोजगार देना है तो उसका ब्याज थोड़ा कम कर दीजिए। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं सर, है प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। प्राथमिक। जी सर, प्राथमिक क्षेत्र। और भाई इंडस्ट्री जो है वो तो सेकेंडरी में ना आवेगा। तो इंडस्ट्री तो उसमें इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है सर, उसमें 40% जो है वो एनडीटीएल का 40% रिजर्व किया जाता है सर, प्राथमिक क्षेत्र, एमएसएमई, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए। ना वो तो आपको हो गया जो रिजर्व किया जाता है उसमें स्टूडेंट है, SC ST का लोग है, एक्सपोर्टर है, फार्मर है, इस सब का ग्रुप जो है सर। जिसको देना है दे। विधि क्या है इस पर ध्यान दीजिए। विधि है कि ऐसी विधि है कि इसमें एक फसल वाला या एक किसी को देगा तो दूसरा चाय चाय नहीं करेगा कि हमको नहीं दे रहे हैं। ऊपर से रिजर्व बैंक देखेगी किसको देना है, किसको देना है और उसको ब्याज कम लेना है। तो उसमें सबसे पहला आवेगा कृषक के क्षेत्र का, दूसरा आ जाएगा निर्यातक। निर्यातक भी हम लोग के देश में डॉलर लाता है तो निर्यातक को हुआ। तीसरा हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट का मान लीजिए बहुत मेरिट वाला है तो उसको भी लोन देती है। तो ये सब देख करके गुणात्मक विधि जो है वो क्वालिटी के आधार पर किसी को देगी, सबको नहीं देगी। लेकिन ऊपर वाला जो विधि था उसमें सब आदमी अप्लाई करेगा, जिसको मिलना होगा मिलेगा। सब अप्लाई करेगा तो सबको तो मिलेगा नहीं ना, चुनेगा उसमें, और जो रिजेक्ट होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। सब क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो मिलेगा। गुणात्मक साख विधि क्या है? परिमाणात्मक साख विधि एक साथ सब पर लागू होगी। लेकिन गुणात्मक साख विधि है तो किसान को दिया जा रहा है, लेकिन वह किसान जो गन्ना उत्पादन कर रहा है। बिहार में गन्ना रोपने का काम बंद कर दिया था किसान, तो बिहार सरकार जो है अगर गन्ना आप खेत में लगाए हैं पूरा फोटो खींच के जमा कीजिए, उसके बदले में आपको पैसा आपके खाते में चला जाएगा और फिर प्रोडक्शन आप कीजिए, गन्ना बेचिए। तो इस तरीके से है। तो उसी तरीके से बिहार में गुणात्मक साख विधि हो गया। उसके बाद हो गया शिक्षा। शिक्षा ऋण समझाने के लिए इसमें डीप में बताया आपको, एक लाइन भी लिख के छोड़ सकते थे। अब शिक्षा ऋण हो गया, निर्यातक ऋण हो गया, निर्यातक ऋण हो गया। उसके बाद है आपको SC ST उद्यमी।
अब SC ST उद्यमी जो है उसको क्या करता है, जो फॉरवर्ड क्लास का चलता पुर्जा जात का है वो, तो उसी के नाम पर फैक्ट्री खोलेगा। SC ST किसी को फंसाया, उसी के नाम पर फैक्ट्री खोल दिया, नाम ही उसका दे दिया। उसको पर मंथ जो है 10,000 रुपया भी दे रहा है, लेकिन काम कर रहा है कौन? जो आदमी जानता है सब तौर तरीका, वो कर रहा है और पैसा कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, इसको भी दे रहा है। फायदे से है कि वही शेड्यूल कास्ट जो है जाके खोले, लेकिन उतना उसको कैपेसिटी नहीं है, तो इसका भी यूटिलाइजेशन करता है कि 3 आदमी रहेगा तो 2 गो रहेगा, आपको फॉरवर्ड है, एगो रखेगा SC को चाहे ST को, और लोन में आगे बढ़ाएगा उसी को, तो लोन भी मिल जाएगा, रेट भी कम लगेगा। इसको जो है अपना पेमेंट कर दिया ताकि बराबर पी करके बेहोश रहेगा, होश में आए ही नहीं। होश में आएगा तब ना उसको पता चलेगा कि भाई ये कार पर घूम रहा है, आई जो है बैठा हुआ है घर में, उसको पूरा देखे खिला पिला के रखे रहता है। ऐसा कई केस सुनने में आता है। अब वैसा उद्यमी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में नहीं है जो बैंक का लोन लेके और कुछ कर नहीं सकता है। नेशनलाइज बैंक को है कि जितना भी जूता सिलने वाला मोची सब जो बैठा रहता नहीं है मोहल्ला में, देखोगे वो आराम से वो छाता लगा के और बैठ के आपको, हम सोचते थे कि कौन उसको यूज करता है, तो एक दिन जा रहे थे तो देखे कि एक महिला वहां रुकी, अपना चप्पल दी, उसका पट से टूट गया। चप्पल भी बहुत तरह का है, दिखाने को भले तो हीरो जो है मरता है तो लकड़ी टूट गया कुर्सी का, वो है ना बड़का भारी हीरो पहलवान, क्या नाम है उसका, सलमान खान। वो रिलक्शन की कौन चप्पल से मारा ना तो कुर्सी टूट गया, 3 टुकड़ा हो गया, इतना मजबूत। लेकिन सच्चाई है कि आपका फट से खुल जाएगा, निकल जाएगा, तो वो जो बैठा हुआ रहता है मोची, वो सिल दिया तो आपका काम चलेगा कुछ दिन तक। आई कोई बाहर बात नहीं है। हम लोग अभी भी याद है कि गांव में दौड़ के चल रहे हैं तो ये पैर में जो चप्पल होता था उसका गुंडिया निकल जाए, 3 गो फंसता है ना पैर में लगाने में, तो अंगूठा के पास वाला जो है घिस जाएगा तो निकल जाएगा आपको। दौड़ रहे हैं, निकल गया, फिर रुक के उसको घुसाए, फिर दौड़े फील्ड में। अब वो सब जमाना बदल गया है, लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था। तो कहता है कि गरीब है उसको फंसा के उद्यमी को लेता है, लेकिन सरकार तो ये बैंक चाहती है कि हम गरीब को या जो उद्यमी है उसको दे लोन, और दे करके तो शिक्षा हुआ, निर्यातक हुआ, ऋण हुआ, उद्यमी हुआ। उसके बाद जो पहले मैला उठाता था, आप लोग तो हो सकता है नहीं भी देखे हों, सिर पर मैला ढोने वाला आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होइएगा। पहले क्या था कि हर के घर में जो है जो टॉयलेट होता था वो नीचे में बाल्टी लगा रहता था, और जो भी वेस्टेज निकलता था उसी में जमा हो गया। सवेरे अर्ली मॉर्निंग में वो आया उसका आदमी, और निकाल के फिर वो अपने बाल्टी में उझल लिया, और ले जाके फिर कहीं एक जगह है जहां उसमें डाल दिया करके जमा करता था। अब सोचिए कि वो बाल्टी में किसका है पता नहीं चलेगा, कि घर में सब मेंबर का उसी में गया। अब आपको क्लाइमेक्स बताते हैं। चाईबासा में हम ज्वाइन किए थे, तो वहां मोस्टली मकान में इसी तरह का सिस्टम था। यहाँ तक कि पटना में भी फिर मोहानी सब एरिया था, उस सब एरिया भयानक किसी तरह का सिस्टम था। और बहुत सारा सुअर जो है वो बाहर घूमते रहता था, उसको मालूम था कि कौन आदमी कै बजे जाएगा, तो उसको एकदम फ्रेश खाने को मिलेगा, उसी पर उसका जीवन निर्भर करता था। अब सोचिए कि आप अभी बैठे नहीं कि वो नीचे से खटखटा रहा है उसका बर्तन को, अगर आपको डर हो गया मन में तो आपको होगा ही नहीं, और वो छटपटा रहा है बाहर। आजकल बहुत तरह का देखिएगा, कौन चूर्ण बेचता है पाचक टाइप का, कब्ज का, ये सब का लोग खाता है।
तो पटना शहर का बात बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं 1979-78 का। फिर मोहानी का पूरा कदम कुआ का एरिया, पूरा ये पटना सिटी एरिया सब उसी तरह का था। आज वो सब गायब हो गया। सब जगह वो 3-3 4-4 तल्ला मकान बना हुआ है, सबका सेप्टिक टैंक हो गया। ये सब टाइम के साथ बदला है। तो ये नियम बनाया गया कि चुन करके किसी को देना है, सोशल वेलफेयर के आधार पर, सामाजिक सुधार के आधार पर, कल्याण कसौटी के आधार पर। आधार इसका क्या होगा? उद्यमी को शिक्षा ऋण, निर्यातक ऋण, उद्यमी SC ST उद्यमी को कम ब्याज पर, कम ब्याज पर वाणिज्य बैंक ऋण देगी। किसके निर्देशन पर? RBI के। RBI के तो यही आपको हो गया चयनात्मक साख विधि। अब इसमें पॉइंट में आइए कि पॉइंट क्या होगा इसका। पहला होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि RBI वाणिज्य बैंकों को निर्देशन निर्देशन भेजेगी। RBI वाणिज्य बैंक को निर्देशन भेजेगी कि कम ब्याज दर पर लघु कृषक मोटा अनाज कृषक गन्ना कृषक फूल उत्पादक SC ST उद्यमी
आईआईटी सब compete कर गया तो उसको तुरंत लोन दे देगी। उच्च तकनीकी, उच्च तकनीकी अध्ययन करने हेतु कम ब्याज दर पर वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण ऋण उपलब्ध कराई जाए। तो ये हिंदी में कहेंगे निर्देशन। डायरेक्ट एक्शन, जो वाणिज्य बैंक चयनात्मक साख विधि का पालन नहीं करती है, उसका लाइसेंस रद्द कर देगी। प्रत्यक्ष कार्यवाही, कंज्यूमर्स लोन। अब जैसे कार खरीदना है, एक ही बैंक में सब जाके कार नहीं लीजिए। शहर में 5 गो बैंक है, तो हर बैंक के पास कार खरीदार का लिमिट कर देगी कि आप 10 गो को दीजिए, फिर आप 10 को दीजिए। तो इससे उपभोक्ता ऋण, कंज्यूमर्स लोन, कार, ट्रैक्टर, स्कूटर, पंपिंग सेट,
आदि कार, ट्रैक्टर, स्कूटर, पंपिंग सेट आदि क्रय करने के लिए आवेदन सभी बैंकों में डालना है। केवल एक बैंक में भीड़ नहीं लगाना। पब्लिसिटी, प्रचार, टीवी, अखबार, टीवी, अखबार, रेडियो, मैगजीन में आरबीआई प्रचार करे और कृषकों, व्यापारियों, उद्यमियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और उद्यमियों और विद्यार्थियों को सूचना मिलना मिलना जरूरी है। वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसका मतलब हो गया कि 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट, फिक्स
डिपॉजिट पत्र को बैंक में गिरवी रखकर नब्बे हजार तक ऋण ले सकते हैं। इसकी सूचना खाता धारियों खाताधारियों को देना जरूरी है। लिख लिए? जी सर, लिख लिए। यस सर, यस सर। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, नाम सर। खुश रहिए।